नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद करीब 40 वर्ष पुराना है। कई बार खूनी भिड़ंत हुई है और सरहद पर खून भी बहा है, लेकिन इन सब के बीच अब नागरिकता खोजने वाले इन सवालों के जवाब लगभग मिलने को हैं। भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे का खुली बाहों से स्वागत किया है और एक दूसरे के मुस्तकबिल को फिर से नए सिरे से लिखने का संकल्प भी लिया है। दो मुल्कों के रिश्तों को मुकाम मिला, समझौते पर दस्तखत की औपचारिकता पूरी हुई और 41 सालों से रिश्ते को कुरेद रही अविश्वास की गर्द उड़ती चली गई। ढाका के इस ऐतिहासिक हॉल में रिश्ते ने नई करवट ली, एक नए इतिहास का आधार तय हुआ। इसका असर आप सिलीगुड़ी के इस गांव में देख सकते हैं, जो आज दोपहर तक बांग्लादेश का हिस्सा था, लेकिन आज इसकी पहचान हिंदुस्तानी हो गई। सरहद से सटे ऐसे सैकड़ों गांवों के लिए आज आजादी का एक नया अध्याय खुला है और खुली है भविष्य के लिए नई उम्मीदों भरी राह। वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ढाका में जो कुछ भी हुआ वो सरहदों पर एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बड़ी मिसाल है। ये पहला मौका है जब दो देशों ने सीमा समझौते को बेहद सहजता और संवेदनशीलता से सुलझाने में कामयाबी पाई है। It is at a historic moment we have resolved a question that has lingered since independence. Our two nations have a settled boundary. कई दौर की कूटनीतिक कवायदें चली, सरहद के दोनों ओर रहने वालों की रायशुमारी हुई, सियासी नफा नुकसान का समीकरण भी साधा गया और आखिर में मोदी सरकार ने संसद से मंजूरी भी ली। तब जाकर समझौते को मंजिल मिली, भूमि सीमा समझौते के तहत। भारत करीब 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देगा, जबकि बांग्लादेश से 7,000 एकड़ की जमीन भारत को मिलेगी। दरअसल ये वो जमीन है जो अब तक एन्क्लेव की शक्ल में दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बनती रही। एन्क्लेव सरहद पर बसी वो बस्तियां हैं जिनके चारों ओर की जमीन दूसरे देश का हिस्सा रही समझौते के बाद। भारत के 111 एन्क्लेव यानी अलग थलग पड़े जमीन के टुकड़े आज बांग्लादेश का हिस्सा हो गए, जबकि बांग्लादेश के 51 एनक्लेव भारत के सुपुर्द आ गए। আজ আমরা দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি, যা আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, शिक्षा, विज्ञान और प्रजुक्ति, तथ्य प्रजुक्ति, संस्कृति और ब्लू इकोनॉमी। सालों की मशक्कत के बाद ये मुकाम मिला है। कुछ राज्यों के नक्शे से चंद हजार एकड़ जमीन खिसक गई तो चंद हजार एकड़ नई जमीन जुड़ गई। मसलन पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से 2,398 एकड़ जमीन मिलेगी, जबकि पश्चिम बंगाल 1,957.59 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देगा। मेघालय को 240.578 एकड़ जमीन मिलेगी, जबकि वो 41.702 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देगा। त्रिपुरा को भी बांग्लादेश से 138.41 एकड़ जमीन हासिल होगी। इसके बदले असम से 268.39 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी जाएगी। लेकिन इस समझौते को जमीन के रकबे के तराजू पर तौलना सही नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। बांग्लादेश से समझौते को पड़ोसी की अहमियत के नजरिए से देखना ही सटीक होगा। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, ढाका, आज तक। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना में एक अलग तरह की केमिस्ट्री दिखाई दी। जहां दोनों ने आगे चलकर कई सपने साथ में साकार करने का फैसला लिया, तो दोनों देशों को कई सपने भी दिखा दिए। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि वो इस मामले में काफी संजीदा हैं। पहले तो तीस्ता समेत काफी सारे मामलों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही साथ $200 करोड़ का अनुदान भी घोषित कर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में एक अलग माधुर्य आने की पूरी संभावना है।
एक साल में मोदी ने दुनिया नाप ली। तरक्की की दौड़ में आगे निकल चुके तमाम मुल्कों में मोदी की कूटनीति का डंका बजा। लेकिन ये दौरा जरा अलग हटकर है। बांग्लादेश न अमेरिका है, न ऑस्ट्रेलिया, न चीन, लेकिन कूटनीति के पैमाने पर इन देशों से कम भी नहीं। मोदी का बांग्लादेश में भव्य स्वागत हुआ, लाल कालीन बिछी, खुद शेख हसीना प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए अगवानी करने पहुंची। दौरे के पहले दिन मोदी दोनों देशों के रिश्ते में गर्मजोशी भरते रहे। वो बांग्लादेश की मुक्ति के महानायक शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने बंगबंधु मेमोरियल गए। तो 1971 की जंग में शहीदों को नमन कर ऐतिहासिक विरासत को नए सिरे से टटोला। दोपहर का सूरज चढ़ने के साथ ही रिश्तों में गर्माहट का एहसास भी बढ़ता गया। एक नई शुरुआत 3 बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के साथ ही हो गई। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन दौड़ती थी, लेकिन अब बस दौड़ेगी, और वो भी दोस्ती की। मैं इस समय हूँ प्रधानमंत्री कार्यालय में ढाका में, जहाँ से ये बस दौड़ेगी सीधा कोलकाता से ढाका और वाया ढाका जाएगी त्रिपुरा। और इस सब के बीच में अगर मैं ये कहूँ कि ये दोस्ती का नया आयाम तय करेगी, ये तीनों बसें यहाँ से जाएंगी सीधा ढाका, और ढाका से आई हुई हैं ये कोलकाता से, और यहाँ से जाएंगी त्रिपुरा। करीब 2000 रुपए लगेंगे और 20 घंटे लगेंगे। बहुत ही सस्ता सफर हो जाएगा उन लोगों के लिए जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अब तक सिर्फ हवाई जहाज से जाना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों बसों में कहीं भी इमिग्रेशन पे रोक नहीं होगी। पूरी तरह से सिक्योरिटी कॉर्डन में रखा जाएगा इनको, और ये पहला मौका होगा जब विदेश में कोई बस दौड़ेगी। भारत और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ते हुए, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ते हुए ये पहली बस चलेगी। शाम होते होते दोनों नेता साझा बयान के साथ सामने आए। रिश्ते में एक नई सोच, समझदारी, समन्वय का साफ साफ एहसास हो रहा था। शेख हसीना ने आतंकवाद के खात्मे में कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प सामने रखा, तो भारत की पहल को भी सजदा किया। সহযোগিতার এই বিস্তৃত ক্ষেত্র আমাদের সম্পর্কের গভীরতার ব্যাপ্তি ও পরিপক্কতার নিদর্শন। সীমান্ত শান্তিপূর্ণ রাখা এবং এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখার বিষয়ে আমরা আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি। সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। बारी मोदी की आई तो वो भी पीछे नहीं रहे। अच्छे रिश्ते के अतीत को नया आसमान देने की चाहत मोदी ने भी बढ़ चढ़कर दिखाई। शुरुआत शानदार रही है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं। बांग्लादेशी सीमा में घुसपैठ, सरहद पार से तस्करी, पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद को बढ़ावा, तीस्ता जल विवाद का निपटारा, कई मुद्दों को हल का इंतजार है। चुनौती चीन से भी है, जिसकी नजर बांग्लादेश के बाजार पर और बांग्लादेश के जरिए पूरे एशिया में वर्चस्व बनाने पर लगी है। दुनिया में भारत और बांग्लादेश की सीमा 5वीं सबसे लंबी बाउंड्री है। 4100 किलोमीटर लंबी सरहदी जमीन के जरिए ही नकली नोट, ड्रग्स और मवेशियों की तस्करी होती रही है। शायद अब इन पर रोक लग जाए। मनोज्ञा लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, ढाका, आज तक। मोदी कल ढाकेश्वरी मंदिर जाएंगे, यानी अब आध्यात्म के जरिए रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। वो जब कोलकाता गए थे तो वहाँ भी बेलूर मठ के रामकृष्ण मिशन आश्रम गए थे, अपने गुरु से भी मिले थे। लेकिन ढाका में भी वो रामकृष्ण आश्रम आने का मौका नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी जाएंगे। ढाका में मोदी की कूटनीति कारगर रही। बंगबंधु की सरजमी मोदीमय नजर आई। अब मोदी विदेश नीति में भक्ति का रस घोलते नजर आएंगे। आस्था का जो नजारा मोदी ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में दिखाया था, कुछ वैसी ही तस्वीर ढाका में भी दिखेगी। ये ढाकेश्वरी मंदिर है, जिसकी पहचान और अहमियत बांग्लादेश में वैसी ही है जैसी हिंदुस्तान में कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की है। अब उसी मंदिर में भक्ति का नया अलख जगाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। भारत का जो इतना बड़ा राष्ट्र का जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यहाँ आ रहे हैं, इससे खुश का बात, इसका अच्छी बात है क्या है। रविवार की सुबह जब प्रधानमंत्री इस मंदिर में पहुंचेंगे तो उन्हें कोई प्रसाद नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ चरणामृत ग्रहण करेंगे। धूप और बारिश से बचाने के लिए बांस के पंडाल लगाए गए हैं और सुरक्षा का ऐसा पहरा है कि परिंदे भी पर नहीं मार सकेंगे। 2 घंटे के लिए आम लोगों के लिए दर्शन बंद रहेगा। प्रधानमंत्री देवी की उस प्रतिमा के सामने सिर झुकाएंगे जिसे दशभुजा कहते हैं। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो ढाकेश्वरी मंदिर पहुंच रहे हैं। ढाकेश्वरी ढाका की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं और इन्हीं के नाम पर शहर का नाम ढाका भी पड़ा है।
बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय मंदिर का दर्जा हासिल है। मोदी 8:45 बजे रामकृष्ण आश्रम पहुंचेंगे और 9:30 बजे तक वहां रहेंगे। दोपहर में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से मोदी की मुलाकात होगी। राष्ट्रपति मोदी के सम्मान में भोज देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड भी दिया जाएगा, जिसे वाजपेयी की तरफ से पीएम मोदी स्वीकार करेंगे। अपने बाकी विदेशी दौरों की तरह पीएम मोदी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी एक सामुदायिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया है। रविवार की रात वो स्वदेश लौट जाएंगे। ढाका में मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। ढाका में रिश्तों का नया सूरज अपने क्षितिज पर दिखा। इसके साथ ही उन लोगों को अब पहचान मिल गई जो अब तक गुमनामी के अंधेरे में थे। अपने वतन से दूर, सरहद से दूर इन लोगों को अब नई पहचान मिलेगी, नागरिकता मिलेगी और इन 40 साल से अधिक की मेहनत को सफलता मिलेगी। फिलहाल ये कहना गलत नहीं है कि इन 40,000 से अधिक लोगों के लिए ये सही मायने में आजादी का दिन है। मोदी के दौरे पर उन सैकड़ों सरहदी गांवों की नजर टिकी थी जिनकी पहचान को इतिहास ने अपने क्रूर कदमों के नीचे रौंद दिया था। वो न भारत के रहे थे न बांग्लादेश के। আমরা ভারতের ভিতরেই আছি, আমরা কোনো বাংলাদেশ যাই না, বাংলাদেশ খাই না। আমরা যা যদি আমরা এখানকার সম্পূর্ণ হাট বাজার যা কিছু এখানেই করি, আমরা বেশি কিনি সব ভারতে করি। তবুও আমরা বাংলাদেশে বলি আমাকে কেন চালান দেয়, কেন আমাকে ধরে। ऐसी हजारों कहानियां सालों से सरहद के दोनों ओर गूंजती रही हैं। घर का आंगन भारतीय जमीन पर और घर का अहाता बांग्लादेशी सीमा में। चंद मीटर के फासले में ही वो हिंदुस्तानी से बांग्लादेशी बनते रहे, वो भी 4 दशकों से। भारत और बांग्लादेश सीमा विवाद की 3 बड़ी वजह हैं। पहला विवाद उन गांवों और बस्तियों को लेकर है जिन्हें एनक्लेव कहा जाता है। दूसरा विवाद एडवर्स पोजीशन लैंड को लेकर है, यानी बांग्लादेश के कब्जे वाली वो जमीन जिन पर भारत अपना हक मानता है। विवाद की तीसरी वजह वो इलाके हैं जिनका सीमांकन नहीं हो सका। नतीजा, भारत जमीन पर घेराबंदी नहीं कर पाया और इसलिए बिना फेंसिंग वाले इन इलाकों में बांग्लादेश से घुसपैठ, स्मगलिंग और पशुओं की तस्करी पर लगाम लगाना बीएसएफ के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। It is one of the most important, or rather I'll say the most important neighbor for us. We have received every comfort from them. It had been a very ideal bilateral relationship. They had been extremely sensitive and responsive to our needs, whether it was our security needs. Today I think we have got a much expanded scope or the domain in which we are cooperating. मनमोहन सरकार ने बांग्लादेश से विवाद सुलझाने की ठोस पहल की थी। विवादित इलाकों में रायशुमारी कराई थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का श्रेय मोदी को मिला, तो इसकी एक वजह ममता बनर्जी भी है। मंच पर मोदी के साथ मौजूद ममता बनर्जी ने मनमोहन सिंह के साथ बांग्लादेश जाने से इनकार कर दिया था। दीदी का वो रवैया कांग्रेस को आज तक टीस दे रहा है। ममता जी यहाँ हैं। इधर जब हमारी सरकार थी, बांग्लादेश में हमारे प्रधानमंत्री जाना चाहते थे और उनसे हमने बातचीत की, उनसे कहा कि आप चलिए हमारे साथ, बांग्लादेश चलिए। और आपको याद होगा ममता जी ने कहा नहीं, एकला चलो रे, अकेले जाओ। अब मोदी जी हैं तो एकला चलो रे नहीं, अब हम एक साथ जाएंगे। बांग्लादेश से रिश्ता मोदी के लिए अहम है तो ममता के लिए भी कम अहम नहीं। मोदी पर संघ परिवार का दबाव है तो ममता पर वोट बैंक का। बांग्लादेश से आए वोटरों के समर्थन को दीदी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस जुगलबंदी के पीछे भी यही कहानी है। मनोकिया लोईवाल के साथ इंद्रजीत कुंडू, ढाका, आज तक। तो ये थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से हमारी खास पेशकश।